हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। जिस भाषा में शासन का कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय पाली राजभाषा थी। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य प्राप्त पुरावलेखों से पता चलता है कि उस समय वहाँ हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के गृहमंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी को राजभाषा का पद मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। लॉर्ड मेकाले के प्रयत्न से अंग्रेजी को भारत की राजभाषा का पद मिला था। तब से उच्च स्तर पर अंग्रेजी और निम्न स्तर पर देशी भाषाएं प्रयुक्त होती रहीं। हिंदी क्षेत्र में उर्दू प्रतिष्ठित रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदी के माध्यम से कामकाज होता रहा। उर्दू के स्थान पर हिंदी को कचहरियों में स्थान दिलाने के लिए सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्र लिखा था। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से 1901 में संयुक्त प्रांत की राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के साथ समान अधिकार मिला। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संविधान की धारा 120 के अनुसार यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा से संबंधित आयोग और संसदीय समिति का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया। राजभाषा आयोग की 76 बैठकें हुई और 930 व्यक्तियों की गवाहियां ली गई। आयोग ने रिकॉर्ड टाइम में सन 1956 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसद की समिति में कुल 30 सदस्य होंगे। राजभाषा आयोग के लिए गठित समिति का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। राजभाषा आयोग की संस्तुतियों की जांच समिति की 26 बैठकें हुई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को प्रस्तुत की थी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की वही भाषा होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लिखित हैं। इस उपबंध के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति इस हेतु निर्देश दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है।
संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संविधान के राजभाषागत अनुच्छेदों के प्रथम संशोधन में 350 क और 350 ख जोड़े गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है। राजभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी का कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक मुंशी आयंगकर फार्मूला के नाम से विख्यात है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए फ्रैंक एंथनी ने निजी बिल प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थीं। संविधान के 21वें संशोधन 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषा में शामिल किया गया। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। इस तरह 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को सम्मिलित किया गया। अब भारतीय भाषाओं की संख्या 22 हो गई, जो हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता दी गई। राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित विधेयक 13 अप्रैल 1963 को लोकसभा तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 25 अप्रैल 7 मई 1963 को पारित हुआ। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को क, ख और ग नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया। क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली हैं। ख वर्ग के क्षेत्र में पंजाब, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार राज्य हैं। ग वर्ग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी राज्य सम्मिलित हैं। राजभाषा नियम 1976, जो कि संशोधित हुआ था 1987 में, के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देने होंगे। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी आवेदन या अपील में आवेदक के हस्ताक्षर हिंदी में है तो उस पत्र का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क वर्ग क्षेत्र के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं। यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने तथा इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा भारती नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार जिस कर्मचारी ने मैट्रिक आदि परीक्षा में हिंदी ली थी उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने प्राज्ञ मतलब
कुशल हो, बुद्धिमान हो या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे हिंदी में कार्य साधक माना जाएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने सरकारी कामकाज का माध्यम हिंदी बनाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका। 1963 और 1987 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। महत्वपूर्ण कथन: अगर हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे तो राष्ट्र को एक नहीं कर पाएंगे। ये कथन है केशव चंद्र सेन का। प्रांतीय कार्यों के लिए तो प्रांतीय भाषाएं ही चलें, लेकिन एक प्रांत दूसरे प्रांत से मिले तो परस्पर विचार विनिमय का माध्यम हिंदी होना चाहिए। इस विषय में कोई प्रांतीय भाषा हिंदी का स्थान नहीं ले सकती। ये कथन है NC केलकर। अंग्रेजी निश्चय ही एक थोपी गई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान विज्ञान की खिड़कियां जरूर खोली और हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया, पर इस पर एक ऐसी भाषा होने का लालचन भी है जो हमारी अपनी भाषा और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। ये कथन है राजेंद्र प्रसाद का।